मोबिलिटी कनेक्ट के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आभार मानता हूं श्री स्वप्न जी का और मेरे मित्र पुनीत सिंगल जी का कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया और मोबिलिटी के बारे में अपनी बातें रखने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि समय तेजी के साथ बदल रहा है। अभी जो वीडियो आपने देखी, ये 30 साल कैसे निकल गए। हम में से अनेक लोग इस बात के साक्षी हैं। मुझे ध्यान है कि सुनील भारती मित्तल मेरे मित्र हैं और 1992 या 93 की बात है। एक दिन मैं उनके गुड़गांव में उनका एक प्लांट था जो जिलेटिन कैप्सूल बनाता था। UPIL, यूनाइटेड फार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड। मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिनों में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा जिससे आप कितनी दूर बैठे हो लेकिन आपको मैसेज देना है तो मैसेज आ जाएगा उसके ऊपर। तो वो बात कर रहे थे पेजर की। जैसे मजाक में कभी कहते हैं, बोले अगर समुद्र में भी कोई दूर जा रहा होगा तो भी उसके पास मैसेज आ जाएगा। और हमने देखा कि पेजर आया और वो हम सबके यहाँ पर लटका हुआ रहता था। और फिर 1995 में पहली कॉल हुई और तब से इतिहास बदल गया। उस समय फोन भी महंगे थे और कॉल भी महंगी थी। तो जिसके पास भी मोबाइल होता था वो नंबर देख करके और लैंडलाइन से फिर उसको फोन मिलाते ताकि बिल कम आए, क्योंकि इनकमिंग के भी पैसे थे और आउटगोइंग के भी पैसे थे। तो वहां से कम्युनिकेशन का सफर हिंदुस्तान में शुरू हुआ और आज हम 6G की तरफ जा रहे हैं। और जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं, हम सबकी जिंदगी डिजिटल हो गई है। अगर 2 घंटे के लिए कोई फोन आपसे आपका ले ले तो 2 घंटे में बड़े विचलित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज हमारा कुछ खो गया। चाहे वैसे फोन जेब में हो और 2 घंटे फोन को हाथ ना लगाए। और अक्सर मैं कहता हूं कि हम सो रहे हैं, अचानक रात को 1 बजे या 2 बजे हम किसी जरूरी काम से आंख खुलती है तो वो जरूरी काम बाद में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। सबको इस उम्मीद रहती है कि शायद आज मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई ना कोई मैसेज भेजा होगा। इसीलिए वो जरूरी काम छोड़ करके और पहले हम उसको देखते हैं। तो ये बताता है कि मोबिलिटी कहां तक हमारे अंदर घुस गई है, कहां तक उसने हमारे अंदर अपना स्थान बना लिया है। हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में मोबिलिटी का अपना एक अलग महत्व है।
और जिस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो मैं दिन में भी कह रहा था कि ये जो कम्युनिकेशन का, आईटी का जो सेक्टर है, ये बहुत फ्रेगमेंटेड है। मोबाइल वाले अपनी बात कहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप वाले अपनी बात कहते हैं, वो बेचारे मोबाइल एसेसरीज वाले, उनकी कोई सुनता नहीं है, ना तो ये बड़े लोग सुनते हैं और ना कोई वैसे सुनता है। वो बेचारे अपना दुखड़ा अलग ही रोते रहते हैं। तो अलग अलग सेक्टर अपनी बात कहते हैं, लेकिन भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी स्कीमें हैं, जितना इकोसिस्टम उन्होंने बिल्ड किया है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उसका लाभ हमारे वर्टिकल को, हमारे सेक्टर को मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया नहीं कहा होता तो 2014 में मोबाइल की 2 फैक्ट्री थी। आज 99% मोबाइल हिंदुस्तान में बनता है। ये मेक इन इंडिया है। और यदि हम मोबाइल या इंटरनेट या कम्युनिकेशन के एडॉप्शन और एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, तो अब तक पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान 1 नंबर पे है, जिसने बहुत तेजी के साथ अपने आप को एडॉप्ट किया और एक्सेप्ट किया। अमेरिका को 12-14 साल लगे, यूके को 15-16 साल लगे, यूरोपियन यूनियन को एक लंबा समय लगा, लेकिन हमारे यहां 2016 के बाद अभी 8 साल ही हुए हैं। और 8 साल में ये इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो फैबुलस है, ट्रिमेंडस है। और उसका क्रेडिट अगर किसी को दिया जाता है तो यहां बैठे एक एक व्यक्ति को उसका क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या हमने अपनी इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है डिजिटल इंडिया का, क्या हम उसके साथ इसको जोड़ पाए? तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या सरकार प्रोएक्टिव नहीं थी? सरकार प्रोएक्टिव थी। क्या सरकार ने स्कीम नहीं बनाई? सरकार ने स्कीमें बनाई। क्या सरकार कानून नहीं बनाए? सरकार ने कानून बनाए। तो सरकार ने जो करना था वो किया। हो सकता है कुछ चीजें अभी सरकार के कहने पे रह गई हों, लेकिन क्योंकि हम अलग अलग अपनी बात कहते हैं, हमने कभी कंक्लूसिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली आपस में बैठ करके कभी इस बात को सोचा नहीं। इसलिए सरकार के जो इनिशिएटिव है आपके और उसके बीच में वो कहीं आकर के रुक गए, और जिसने उस इनिशिएटिव को अपना लिया वो 6G की तरफ बढ़ रहा है। व्यापार करने का तौर तरीका बदल गया देश के अंदर। अब वो लाला टाइप दुकानदारी का जमाना चला गया साहब, और ये जो रामलाल श्यामलाल का धंधा है ये भी लगभग समाप्ति की ओर है। तो इस बदलते कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि कैसे भी करके इस पूरी इंडस्ट्री की जो प्रीमियम एसोसिएशन है वो क्यों ना एक साथ बैठे, लैपटॉप वाले बैठे, कंप्यूटर वाले बैठे, मोबाइल वाले बैठे, एसेसरीज वाले बैठे, सॉफ्टवेयर बनाने वाले बैठे,
क्योंकि अब आगे चल करके जमाना एआई और एमएल का है। अभी धीरे धीरे करके एआई और एमएल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हैं, और अगर हमने उसकी तैयारी नहीं करी तो फिर जिसने उसकी तैयारी की होगी वो उस जगह पर आ जाएगा और हम उस जगह से बाहर हो जाएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा, मैं तो अब आपके एक प्रतिनिधि के तौर पे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठता हूं, एक व्यापारी होने के नाते भी बैठता हूं, तो मैं सरकार के इस तरफ भी बैठा हूं और सरकार के इस तरफ भी बैठा हूं। तो इस पूरे 1.5 साल में जो मैं समझ पाया, मैं ये समझ पाया कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप है। आज ट्रेड या इंडस्ट्री को लेकर के सरकार में कोई भी डिस्कोर्स होता है तो आवश्यक रूप से चर्चा हमारे साथ होती है। और एक बात मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम व्यापारियों के लिए डेडिकेटेड है और समर्पित है। यह मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अगर ऐसा ना होता तो जीएसटी में एक साथ 400 से ज्यादा प्रोडक्ट 18 और 12 से निकल करके 5 में नहीं आते। अब यहां बैठे कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा तो नहीं आया जी 5 में। तो फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि आपने क्या प्रयास किया था? जिसने प्रयास किया वो 18 से निकल करके 5 में आ गया, 12 से निकल करके 5 में आ गया, 28 से निकल करके 18 में आ गया, और 2-4 प्रोडक्ट तो 28 से निकल करके 5 में आ गए। क्योंकि कोई इंडस्ट्री की फोर्सफुल आवाज नहीं थी, इसलिए मैं उन प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बदकिस्मती से 18 में रह गए। लेकिन रिफॉर्म अभी शुरू हुए हैं, ये रिफॉर्म अभी और आगे चलने वाले हैं। अभी जीएसटी में और बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन आने हैं। एक समस्या जो अक्सर हम सब लोग फेस करते हैं कि जिससे मान लिया उसको हमने जीएसटी दिया और उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो पूरी चेन को दोबारा टैक्स देना पड़ता, पूरी चेन। तो उसको ठीक कर रहे हैं, भारत सरकार ने उसके ऊपर काफी काम किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी मर्यादा है, मैं यहाँ पर उन बातों को मैं कह नहीं सकता। ऐसे जो पिन पॉइंट एरियाज हैं उन पर भी बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार जिस तेजी के साथ डेवलपमेंट की ओर चल रही है उसमें आपकी कदमताल मिलनी बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, स्वबंदा कहां चले गए? स्वबंदा, मेरा एक सुझाव है, अगर हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी सरकार की प्रायोरिटी इंडस्ट्री में आ जाए, तो मेरे 35 वर्षों का जो अनुभव है और जो मैंने बात जहां से शुरू की थी कि आप फ्रेगमेंटेड हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन
आज जब आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है, पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है, तो ये मेरा सुझाव है कि सोबत आपने इस बात को शुरू किया है, आप और पुनीत सिंघल जी मिलकर के क्यों ना कोई एक नेशनल फोरम बनाएं जिसमें सभी लोग, वो नेशनल फोरम हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो सकती है, किसी को उसमें अपना विलय करने की जरूरत नहीं है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एसेसरीज की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे कोई और दूसरी हो, चाहे सॉफ्टवेयर वालों की हो, वो सब अपना अलग अलग काम करें, अपना वजूद बनाएं। लेकिन क्या हम उन सबको मिलाकर के एक नेशनल फोरम या नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी या नेशनल चैम्बर ऐसा कुछ बनाएं, ताकि हमारी एक आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक और राज्य सरकारों तक जाए। अलग अलग आवाज जाती है तो वो हल्की पड़ती है, और सरकार में क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि अलग अलग आवाज का बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास रोज 300-400 लोग आते हैं मेरी चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो अकेले आते हैं तो उनके साथ ट्रीटमेंट उनके साथ वैसा ही होता है, और जब डेलीगेशन आते हैं, जैसे अकेले आएगा तो बाहर मेरा स्टाफ बैठा है, वो उनसे मिल लेता है, उनसे बात कर लेता है, उनकी समस्या को हल कर लेता है। लेकिन अगर डेलीगेशन आता है तो फिर मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, तो मेरे मानस पे ये प्रभाव रहता है कि यार ये 15 लोगों का डेलीगेशन आया, ये 15 लोग इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं नहीं मिला और मेरा स्टाफ ही इनसे मिल गया और मैंने मेहनत भी कर दी, मेरा काम भी हो गया, बट उसका अगर मुझे माइलेज नहीं मिला तो फिर काम करने का फायदा क्या है? तो डेलीगेशन किसी का भी होता है, तो मैं उनसे मिलता हूं। तो इसी प्रकार से जब आप सरकार के पास यूनाइटेड होकर के जाएंगे और कुछ कॉमन बिंदु पर अगर आप चर्चा करेंगे, तो सरकार आपकी बात 100% सुनेगी। और मैं जो काम कर सकता हूं, मैं आपके और सरकार के बीच में एक पक्के ब्रिज का काम कर सकता हूं। I dedicate myself, क्योंकि मैं देश के व्यापारियों का मेरे शरीर पर कब्जा भी है और कर्जा भी है। मैं इस जन्म में आपका कर्जा उतार तो नहीं सकता, लेकिन उस कर्जे को कम जरूर करूंगा, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बना हूं तो मैं मेरे व्यापारियों की वजह से बना। तो जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वहां मेरे लिए मेरा व्यापारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर पार्लियामेंट में जब बहुत सारे एमपीज खड़े होते हैं, तो अक्सर हम मजाक में वो मुझे बोलते हैं, बोले प्रवीण जी मैं फलानी जगह से सांसद हूँ, मैं फलानी जगह से एमपी हूँ। मैं बोलता हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान का इकलौता एमपी हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर व्यापारी नहीं है, और जहां पर अगर एक भी व्यापारी है तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और वो व्यापारी भी पूरे हक से अपने एमपी को बात नहीं करता, वो भी सीधा मुझे फोन मिलाता है, चाहे वो अंडमान निकोबार से हो, चाहे वो लक्षद्वीप से हो, चाहे वो केरल से हो, वो बीजेपी को मानता हो या नहीं मानता हो, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन व्यापारी है तो उसको लगता है कि हमारे बीच का ये एक आदमी बैठा है और उस आदमी पर हमारा अधिकार है। तो उस नाते से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये आने वाले जो 3-3.5 साल हैं, ये बहुत क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए। और आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 8% CAGR की गति से बढ़ रही है।
यानी कि आने वाले समय में 2030 तक कम से कम $20 मिलियन और इस इंडस्ट्री में जुड़ जाएंगे जो आज की टर्नओवर है। और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन यदि होता है, और वो जब भी संभव है जब हम अपने आप को यूनाइटेड होकर के और अपनी बात को कहें। तो ये मेरा सुझाव है, आप मान लोगे अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो मेरा कब बिगाड़ लोगे। मैं तो 5 साल तक MP रहने ही वाला हूं। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं फिर भी काम तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर हो सकती है। एक विषय जो ई-कॉमर्स को लेकर के है, उस पर हमने बहुत काम किया है और बहुत जल्दी उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे कि जितनी ई-कॉमर्स की कंपनियां हमारे व्यापार को खाने में लगी हैं, इनके कदमों में भी बेड़ियां पड़ने वाली हैं। और या तो कानून की पालना करनी पड़ेगी, कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं, कोई डीप डिस्काउंटिंग नहीं, कोई लॉस फंडिंग नहीं, कोई इन्वेंट्री को ओन नहीं करेंगे। सीधे सच्चे तरीके से व्यापार करना है तो हिंदुस्तान में करेंगे, नहीं तो पूरे बिस्तर बांधो और 1 2 3 जाओ यहां से। कुछ रूल्स बन गए हैं, कुछ रूल्स बन रहे हैं, कुछ पॉलिसी बन गई है, कुछ पॉलिसी बनने जा रही है। तो उससे हमारे पूरे रिटेल ट्रेड के इकोसिस्टम को एक बड़ा पुश मिलने वाला है, बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम अभी तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें हमें पैसा बहुत आसानी से मिल सकता है। मुद्रा योजना है, 20 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल आपको नहीं देना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें सरकार की स्कीमों का पता ही नहीं है। पता है तो हम सोचते हैं नहीं यार ये स्कीम कहाँ मिलेगी। एक परसेप्शन है ना, अरे गवर्नमेंट की स्कीम है, ये हमें कहाँ मिलेगी, कौन हमें देगा। और कुछ वहां बैंक बाबू हैं, वो भी कुछ ऐसे ही व्यवहार कर देते हैं। लेकिन ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। एमएसएमई व्यापार करने के तौर तरीके में परिवर्तन लाना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा हमारे पास अब नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद ट्रांसपोर्ट कंपनियों राडार में आने वाली है, ये मैं आपको भी एडवांस में बता दे रहा हूं। उनके पास से डाटा निकलेगा। पिछले 3 साल से सरकार में यही काम हुआ है, और जिस दिन ये बम फूटेगा ना, उस दिन फिर कोई बचाएगा नहीं। क्योंकि सरकार बार बार कह रही है अब हमारे कुछ व्यापारी हमारे सिस्टम को खराब करने में लगे हुए हैं। अभी जीएसटी में व्यापारियों की ग्रेड आने वाली है, ये इसकी ए ग्रेड है, इसकी बी है, इसकी सी है। तो अगर आप ए ग्रेड वाले से माल ले रहे हो, अगर उसने टैक्स नहीं जमा करा तो सरकार आपको नहीं परेशान करेगी, क्योंकि आपने जिसको सरकार ने ए ग्रेड दिया आपने उससे माल लिया है। लेकिन अगर जिसको सी ग्रेड दी है आपने उससे ले लिया तो सरकार आपको भी पकड़ेगी और उसको भी पकड़ेगी। यह ग्रेड सिस्टम बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्फोसिस की मेहरबानी से यह ग्रेड सिस्टम लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्फोसिस वो बना नहीं पाया जो सरकार को चाहिए था। अब जाकर के सिस्टम सब सारे डेवलप हो गए हैं। तो मैं आज केवल आपसे, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको भविष्य में व्यापार कैसे चलेगा
मैं केवल आप तक वो बातें बता रहा हूं। निर्णय आपको करना है। और मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं एक बार फिर स्वपन भाई आपका आभार मानता हूँ। आपने इतनी देर बिना मुझे हूट किए हुए सुना, तो उसके लिए आप सबका भी आभार है। वरना वक्ता को डर लगा रहता है, क्या पता कब पीछे से सीटी बज जाए, पता ही लगता है ना आजकल। तो कोई ये इसलिए पता है क्योंकि ऐसे काम हमने बहुत सारे किए, तो इसलिए जिसने खुद किए होते हैं उसको पता लगता है सब समय से अपनी बात पूरी कर दे, मतलब की बात क्या, और अपनी सीट पे बैठ। नहीं तो सामने वाला बड़ा निर्दयी है, अभी ये बाबूजी हंस रहे हैं, अभी 2 मिनट के अंदर ये खड़े हो जाएंगे। तो आपने मेरी बातों को सुना, मैं उसके लिए आपका आभार मानता हूँ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। हम 24 घंटे 24/7 आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।